अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जमात इस्लामी का अवामी धरना इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मौजूद, और अब पहले तो एक ही धरना होना था और उनका ख्वाहिश थी कि वो डी चौक आए, लेकिन इंतजामिया ने और वफाकी हुकूमत ने उनसे दरखास्त की कि आप अपने आप को लियाकत बाग तक महदूद करें और वहां पर आप धरना भी दें और वहां पर आप जलसा भी करें। लेकिन जब नहीं जाने दिया गया और डी चौक पर काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया जमात इस्लामी के, तो फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि जहां जहां लोग हैं वहां पे धरना दे दें। तो अब तक की इतलात यह है कि अब से कुछ देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब ने I-8 जो मेन रोड है इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, उस रोड के ऊपर I-8 पर खिताब किया और उसके बाद उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा कि पुरअमन तरीके से आप मरी रोड पर पहुंचे नमाज मगरिब के बाद, और उसके बाद फिर आइंदा का लाहे अमल वो वहां पर जाकर अनाउंस करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि अब वो लियाकत बाग के पास जाकर वहां पर तकरीर करेंगे और उनके जो मुतालबात हैं वो वाज़े तौर पर अभी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, और उन्होंने कहा कि महंगाई और बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ है, ये धरना, ये एहतजाज उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि तवील जद्दोजहद है, आगाज हो चुका हुआ है, उन्होंने अपने कारकुनों को कहा। और उन्होंने कहा कि IPPs को बंद करना होगा, टैक्सों को कम करना होगा, वरना धरना होगा। और उन्होंने फिर यह भी वाजे किया, क्योंकि हुकूमत ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कि यह अभी प्लान बी का पहला हिस्सा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लान बी का दूसरा हिस्सा क्या है, जो कुछ उन्होंने थोड़ा सा वाजे भी किया कि अब धरना होगा और जब तक मुतालबे पूरे नहीं होंगे, माने नहीं जाएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने यह भी कहा कि कराची से चित्राल तक धरने होंगे, रिलीफ लेकर ही वापस जाएंगे। और फिर जो वाज़े तौर पर उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि वापस जाना नहीं है। तो इसी तमाम सूरत हाल के हवाले से हमारे रिपोर्टर बिलाल आफरीदी जो जीरो पॉइंट पर मौजूद हैं और दूसरे हमारे रिपोर्टर साजिद शेख साहब लियाकत बाग पर मौजूद हैं। साजिद से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मेरा ख्याल में हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो लियाकत बाग पहुंचने वाले हैं। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद, क्या सूरत हाल है इस वक्त लियाकत बाग की, और कितना आप देख रहे हैं तादाद होगी लोगों की, और क्या सिर्फ ये जमात इस्लामी के लोग हैं या दीगर और लोकल शहरी भी इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं? क्योंकि लोग तो सारे ही परेशान हैं, चाहे वो महंगाई हो, बिजली के बिल हो, या जो भी इस वक्त सूरत हाल है। जी साजिद। देखिए ज़मीर साहब, इस वक्त हम लियाकत बाग चौक रावलपिंडी में मौजूद हैं, और जिस तरह के दोपहर को जो जुमे के फौरी बाद जमात इस्लामी के लोग जो हैं कारकुनान एक कसीर तादाद में हमने देखा यहाँ पहुँचे, ना सिर्फ यहाँ पहुँचे, मुजाहरा किया और भरपूर किस्म का मुजाहरा किया। ज़बरदस्त किस्म की महंगाई के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, और उनका जिस स्लोगन को वो लेके आए हैं यहाँ पर, वो यही है कि जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ जो ज़ालिमाना टैक्सेस हैं और महंगाई, ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर तमाम का फोकस है। और हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ दीगर जमातों के जो लोग हैं वो भी शरीक हुए, और सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ इसमें इसकी ये है कि इसमें लोकल शहरी जो हैं, यहाँ के मुकामी लोग भी मौजूद हैं। हमने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, जिनका कहना यह है कि अब सूरत हाल ऐसी है कि जो उनके बिल्कुल उनकी अप्रोच से बाहर हो गई है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर इस टाइम है, और एक बहुत बड़ी तादाद हम देख रहे हैं इस टाइम धरना दिया जा चुका है। मगरिब की नमाज जो है वो भी इन तमाम लोगों ने यहाँ पर अदा की आरिफ शिराजी साहब की इमामत में। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ देर बाद जो अमीर जमात इस्लामी है हाफिज नईमुर रहमान, वो भी पहुंच जाएंगे। और बताया जा रहा है कि काफ़ी उन्होंने भी कुछ बातें करनी है अपने कारकुनान से, और प्लान A, B और C तीन तरह के ज़राए से हमें पता चला है कि तीन तरह के प्लान बना रखे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए रावलपिंडी पुलिस की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी, SSP इन्वेस्टिगेशंस और दीगर लोग जिस तरह के RPO और कमिश्नर रावलपिंडी, ये तमाम तर लोग जो हैं हमने देखा खुद फील्ड में मौजूद हैं। और जब हमने ये भी देखा कि जब रोड को ब्लॉक किया गया उस वक्त ये तमाम लोग हरकत में आए, और इनको बाकायदा आके इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपका चूँकि जो तयशुदा था उसके मुताबिक नहीं है। तो इस वजह से ये जो रोड ब्लॉक की थी, दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, ना सिर्फ रावलपिंडी। सही साजिद,
साजिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसी वजह से जो पुलिस थी उन्होंने अपनी सतह पे अपने तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की और उनको ये कहा कि रास्ता आप एटलीस्ट खोल दें और लियाकत बाग के अंदर चले जाएं। आपकी जलसे की तो बात हुई थी, लेकिन किसी भी किस्म की कोई यहाँ पर धरना देने की बात नहीं हुई थी। तो इस वक्त धरना जारी है और अब से कुछ ही देर बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो यहाँ पहुँचें। जी साजिद, आपको मेरी अगर आ रही है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपसे सवाल एक करना की कोशिश कर रहा हूं। बिलाल आफरीदी की तरफ चलते हैं। बिलाल आफरीदी 0 पॉइंट पर मौजूद हैं। बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा बिलाल, अब से कुछ देर पहले I8 जो आपसे, जहां पे आप अभी मौजूद हैं 0 पॉइंट, उससे थोड़ा पीछे की तरफ, पिंडी की तरफ I8 पे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने खिताब किया। एक तो हमें बताएं कि वहां पे कितनी तादाद थी लोगों की, और दूसरा कि क्या वो सारे लोग जो हैं वो वापस अब लियाकत बाग की तरफ रवाना हो गए, या उनको कहा है कि आप वहीं पे बैठ जाएं, धरना दें? आज बिल्कुल इस वक्त हम I8 पुल के ऊपर ही मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने यहाँ पर ख़िताब भी किया है और उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि वो यहीं पर बैठे रहे और यहीं पर अपना एहतजाज और अपना धरना जो है वो जारी रखें। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जो है वो I8 पुल के नीचे इस वक्त भी मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी ये तादाद है। दोनों तरफ से जो एक्सप्रेस वे है जो फैज़ाबाद से I8 से जो 0 पॉइंट की तरफ जाता है, उस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। जबकि 0 पॉइंट की अगर बात की जाए तो 0 पॉइंट के मकाम पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और ये 0 पॉइंट का जो पुल है वो उसके नीचे जो है वो कंटेनर्स लगाकर उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी सूरत जो मुजाहिरीन है जमात इस्लामी के वो डी चौक की तरफ ना जा सके। तो इस वक्त हम I8 पुल के ऊपर खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस वक्त I8 पुल के नीचे मौजूद हैं। जी सही। साजिद, एक चीज तो यहां पे सॉरी बिलाल अफरीदी, बिलाल मुझे एक बात बताएं कि ये लोग हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ लियाकत बाग की तरफ क्यों नहीं गए? मतलब ये आपने बताया कि उन्होंने कहा कि ये यहीं पे बैठ जाएं, तो क्या कोई तादाद कम हुई? कुछ लोग उनके साथ वहां गए या जितने थे वो यहां पे धरना देकर बैठ गए हैं? जी देखिए, इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। यहाँ पर आज दिन जब लोग जमा होना शुरू हुए तो चंद दर्जन लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए। पुलिस आई, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई लेकिन ये यहाँ से नहीं हटे और फिर बतदरीज ये तादाद जो है वो बढ़ते बढ़ते अब सैकड़ों में पहुँच चुकी है। और हाफिज नईमुर रहमान अब से कुछ देर कबल उन्होंने जब यहाँ पर खिताब किया तो उन्होंने भी सही। बिलाल मुझे एक बात बताएं, आपको इनकी तैयारी से क्या लग रहा है कि धरने के लवाजमात इनके पास हैं? मतलब कोई टेंट्स वगैरह, कुछ खाने का सामान, वो उस किस्म की इनके पास जरूरियात हैं? जी मजमूई तौर पर अगर देखी जाए तो मजमूई तौर पर तो कोई इंतजामात नज़र नहीं आते, लेकिन इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए तो लोग अपने साथ बिस्तरे और चटाइयाँ जो है वो अपने साथ ज़रूर लेकर आए हैं। कुछ जो है वो जो बसेस यहाँ पर आई हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनके ऊपर हमने देखा है कि बसेस के ऊपर जो है वो बिस्तरे जो है वो रखे गए और इस तैयारी से आए हैं कि वो यहाँ पर बैठेंगे और धरना देंगे। लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर बात की जाए खाने की या रिहाइश की धरने के हवाले से, तो ना तो यहाँ पर हमें कोई बड़े टेंट्स नज़र आ रहे हैं, ना कोई बड़ा को खाने का इख्तिमाम हमें नजर आ रहा है। हर बंदा इंडिविजुअली या जो एक एक इलाके के जो ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे साथ आए हैं वो अपने लिए खाने का जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मजमूई तौर पर हमें यहाँ पर खाने का या धरने के हवाले से कोई तैयारी नजर नहीं आई। जी तैयारी नजर नहीं आ रही। मैं साजिद शेख साहब को मेरी आवाज जा रही है तो मैं एक क्वेश्चन उनसे कर लूं। साजिद क्विकली मुझे ये बता दें कि अब लियाकत बाग में हाफिज नईमुर रहमान साहब पहुंचेंगे, वहां पे अब आपने बताया कि इंतजामिया ने कहा है कि मरी रोड खाली कर दें, आप लियाकत बाग के अंदर चले जाएं, तो उस पे एक तो मुझे बताएं कि उन्होंने कुछ मानने के लिए कुछ रजामंदी का इजहार किया?
देखिए ज़मीर, यहाँ पर जिस वक्त जब हमने देखा यहाँ पर गैदरिंग ज़ाहिर है अब आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो चुकी है। जब इंतज़ामिया की जानिब से इनको यहाँ पर मना किया गया था तो उस वक्त हमने देखा कि थोड़ा सा ये विड्रॉ हुए थे और कुछ लोग, हमने ये भी देखा कि उन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि अंदर कुर्सियाँ लगा कर दे देते हैं या आप खुद लगा लें, आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ। तो उस वक्त थोड़ा सा नज़र आया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं हैं और क्योंकि बड़े कमिटेड नज़र आते हैं, बड़ा चार्ज क्राउड है और जिस तरीके से थोड़ी सी सख्ती इंतज़ामिया की तरफ से भी नज़र आई, क्योंकि कहा यह गया था कि अगर आप यहाँ पर अगर नहीं करते, यहाँ से हटते नहीं हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आपने रिटर्न जो है ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया जिसमें धरने के हवाले से कुछ बताया गया हो। तो यही वजह थी कि लियाकत बाग के अंदर जो लियाकत बाग पार्क है उसकी बात हो रही थी और उसी पे कहा गया कि आप लोग अंदर चले जाएँ। लोग सही, बहुत शुक्रिया साजिद शेख और बिलाल आफरीदी, आप दोनों का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने मेहमानों से भी तारुफ करवाएंगे और मजीद जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनवाएंगे और हमारे साथ होंगे मेहमान, तो उनसे ज़रा मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया नईम हैदर पंजोता साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपके वक्त का। शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपके वक्त का भी हम कोशिश कर रहे हैं। लियाकत बलोच साहब से नायब अमीर जमात इस्लामी वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अली गौहर बलोच साहब, जो मोटी मोटी दो बातें हाफिज नईमुर रहमान साहब ने की वो आपने इंट्रो में भी मेरी सुन भी ली थी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि नईम हैदर पंजोता साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वो कहते हैं कि जनाब ये एक तो तवील जद्दोजहद का आगाज है जिस पे आप लोगों ने 2022 में जो पीडीएम की हुकूमत बनाई थी तो तब भी आपने भी ये कहा था कि ये इंतहाई सख्त जद्दोजहद है और यकीनन उस पर अभी भी चल रहे हैं। और लेकिन उनके मुतालबे ये हैं कि आईपीपीज को बंद किया जाए और टैक्सों को कम किया जाए, यानी कि महंगाई में कमी लाई जाए। और फिर उन्होंने अपने कारकुनों को जो भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने मुतालबे पूरे होने तक वापस नहीं जाएंगे। तो एक इस सूरत हाल को आपने अता तारड़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनके साथ अमीर मुकाम भी थे, उन्होंने तो ऑफर की कि हम आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। तो आप अब क्या देख रहे हैं इस सूरत हाल को, क्योंकि माजी में जमात इस्लामी बहुत रेयर निकलती थी इतने जोर के साथ, और जब निकलती थी तो फिर कोई ना कोई नतीजा लेकर जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल जो है बिल्कुल आपने बजा कही है कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने ये एहतजाज शुरू किया है, और बुनियादी तौर पर तो एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज पुरअमन हो तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन उसके लिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी आप अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने इनको जो जगह ऑफ़र की, लियाकत बाग की जगह की, आप इधर बैठें, एहतजाज करें, जलसा करें, इजाज़त दी है। लेकिन साबका अदवार जो है हमारे मुल्क के बड़े तल्ख तजर्बात रहे हैं। इन धरनों की वजह से, इन लॉकडाउन की वजह से अवाम ने बहुत सफ़र किया। और जहाँ तक ये बात है कि मुल्क में महंगाई है, तो जाहिर है कि मुल्क में महंगाई और ये मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल तो ये तो फिर एक बहुत लंबी बात है कि ये महंगाई कहाँ से शुरू हुई। जाहिर है कि मतलब है कि जो पीटीआई की हुकूमत बनी थी और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए और जो आईएमएफ के हालात हैं, किसी भी सियासी जमात जो है वो इस चीज़ से गाफिल तो नहीं है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के क्या मुआहदे हुए हैं, और जाहिर है उन मुआहदों को सोप टाच भी नहीं किया जा सकता। और ज़्यादा बेहतर है कि हम मिनासुल कौम सारी पार्टीज मिलकर ये जद्दोजहद करें कि इन कर्जों से जान कैसे छुड़ानी है, मुल्क में अमन किस तरह से लाना है, मुल्क में खुशहाली किस तरह से लानी है। साबका अदवार में हमने धरने दिए, लॉकडाउन किए,
जो उनसे मां सवाए कि पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी और अजीरन हो जाती है। और जिन शहरों में ख़ास तौर पर आप धरने देते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, लोगों के आने जाने की आमदोरफ्त का निज़ाम मुतासर होता है, और कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकारीर होती रही, नाफरमानी की तहरीक वो चलाई गई। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के साथ अगर तो कोई एहतजाज मुस्बत तरीके के साथ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की इस्लाह के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर उसमें ये अंसर आ जाए कि उसके साथ साथ अवाम जो है वो मज़ीद तकलीफ में बर्पा हो जाए। हाँ, आज यही जमात इस्लामी अगर इनको इक़्तिदार मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF और इन चीज़ों से और इन हालात से फौरी निकलने के लिए या फौरी तौर पर कीमतें नीचे करने के लिए कोई अलादीन का चिराग किसी सियासी पार्टी के पास नहीं। सही जाहिर है कि ये एक मरलावाल हल होंगे, उसके लिए प्रायोरिटी सेट की है। मौजूदा हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जो है वो भरपूर मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, और वक्त के साथ साथ इसके समरात आएंगे। पंजाब में चूंकि हमारी हुकूमत है, वहाँ पर ख़ास तौर पर रोटी और दीगर जो अशिया है उनकी कीमतों के ऊपर ख़ास तवज्जो की जा रही है। आज मैं देख रहा था कि पंजाब में जो है वो मुर्गियों को दूसरे सूबों में ले जाने पर पाबंदी इसलिए आयद की गई है ताकि सूबे की हद तक कीमतें नाजायज ना बढ़े। तो सर बाकी पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? बाकी हर सूबे में बिल्कुल उस चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया अली गौर बलोच साहब। लेकिन आप अगर सुन रहे थे तो हमारे रिपोर्टर ने यह भी बताया कि जमात इस्लामी के साथ साथ एक ज्यादा तादाद आम लोगों की है जिनकी शायद जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी नहीं है, लेकिन वो परेशानी की वजह से, महंगाई से इंतहाई दबे हुए लोग, महंगाई के नीचे और बेरोजगारी की वजह से वो भी निकल आए हैं। तो ये एक है तो सही लम्हा फिक्रिया शायद हुकूमत के लिए। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई का अंसर जो है वो मतलब मौजूद है, और ख़ास तौर पर मैं हुकूमत को इस लिहाज से ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने फौरी तौर के पर ख़ास तौर पर मरकज़ की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत ने पैकेजेस का ऐलान किया है, जिसके तहत जो सोलर पैनल हैं वो आप देख लें कि वो अनकरीब खास तौर पर किसानों को रिलीफ देने के लिए उनकी अद्वियात और बिल्कुल सही फरमाया अली गौर बलोच साहब। लेकिन अली गौर बलोच साहब आपने सही फरमाया। एक सेकंड सर, इन तमाम चीजों के इम्प्लीमेंट होने के लिए भी कुछ वक्त दरकार है। सही, बिल्कुल सही, कमी जरूर आएगी। बिल्कुल अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल बड़े मुस्बत इकदाम हैं, लेकिन भाई सोलर पैनल भी वही लगाएगा जिदी जेब विच पैसे होंगे, तो जेड़ा मतलब पहले ही भूखा है उन्हें सोलर कितों लवाना है। लेकिन चलें, आपका ठीक है, इंसेंटिव देना गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने दिया। नहीं हैदर पंजोता साहब, आप लोगों का भी आज था जलसा जो कैंसिल किया, मंडे की तारीख के मंडे को शायद निकालना है, तो क्या अभी आप इनको जमात इस्लामी को छोड़ गए या आपके लोग बाकायदा कोई अनाउंस करके इनके साथ शामिल हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने जी मौका दिया, बुलाया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में आज हमने जो है वो रैलीज़ की और एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें हमारा बिल्कुल यही मौक़िफ़ था कि खान साहब की रिहाई, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, महंगाई, ये जो सारी सूरत हाल और अमन के लिए ख़ास तौर पर जैसे KP में ऑपरेशन की बातें और सारी चीज़ें की जा रही हैं, और वहाँ पर जैसे दहशतगर्दी और सारे मामलात चल रहे हैं, ठीक है, और आज भी ऑपरेशन किया गया, आज भी ऑपरेशन किया गया जी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है हमने आज एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कल से मुसलसल हमारे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जितने भी MNAs MPAs उनके घरों में, हमारे जितने भी वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, रेड किए जा रहे हैं, और ख़वातीन के साथ बदसलूकी। अभी तक कोई 500 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और कई जगहों पर पुलिस इतनी भारी नफरी के साथ वहाँ पर गई है कि वो घर से बाहर ही ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से कोई निकलता है, रैली निकालता है, एहतजाज करता है, तो ये आईन पाकिस्तान हक देता है। यहाँ पर ये कोई नहीं कर रहा कि आप हमने किसी जगह के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी हो, या किसी जगह के ऊपर हमने कोई इस तरह का हमला कर दिया हो। एहतजाज हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आपने देखो, लेकिन आपने नहीं देखोगे कि आज पाकिस्तान में किसी जगह पर कोई पुरतशद्दद वाक़या हुआ। तो ये रिसेंट भी हम करते रहे, और जब से 8 फरवरी इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, उसके बाद मुसलसल ये 7वां एहतजाज था, लेकिन पूरे पिछले 6 एहतजाजों के अंदर कहीं पर आपने नहीं देखोगे कहीं गमला भी टूटा। तो ये बहाने हैं कि जनाब यहाँ पर सिक्योरिटी मामला आते हैं, इस्लामाबाद की हद तक
रीज़न ही ये हुई क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती सिक्योरिटी के मामला, और अदालत ने ये कहा कि अगर आप सिक्योरिटी के मामला यूं उछालेंगे, बात करेंगे, तो फिर ये तो बड़ा एक दुश्मन को फ़ायदा होगा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर भी अदालत ने तो इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इनकी एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, अगर फिर भी हमें इजाज़त नहीं मिलती तो हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 5 तारीख को हम जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इंशाल्लाह होगा TLP को बाकी सारी बाकी नहीं इजाज़त हो ना हो, क्योंकि TLP ने इजाज़त ली थी, उनके ऊपर शैलंकी की, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। बाकी भी अगर नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में जलसा किया या किसी जगह ने किसी पार्टी ने किया या डी चौक के अंदर आए, तो आपने नहीं देखा होगा कि PTI की भी उस वक्त हुकूमत थी कि हमने किसी के ऊपर शैलंग बरसाए हो या इन्हें कहा हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि पीपल्स पार्टी को वापस जाना पड़ा कि उनके पास तादाद नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया लियाकत बलोच साहब ने, नायब अमीर जमात इस्लामी। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब आपके वक्त का। लियाकत बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले लियाकत बलोच साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आवाज सुन रहा हूँ। जी लियाकत बलोच साहब, आज हुकूमत ने एक आप लोगों के लिए एक ऑफर रखी है, मैं चाहूंगा कि वो आप जरा सुन लें ताकि फिर उसके आगे उससे आगे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। जी प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं, अतातार साहब क्या कह रहे थे? हम तो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये मामलात हल हों, और जो पिंडी की इंतजामिया की उनसे बात हुई थी CPO की, वो यही थी कि लियाकत बाग तक आपको परमिशन है। उन्होंने इस्लामाबाद आने पर इंतजार करना ही था, तो उस पर कोई बातचीत कर लेते इंतजामिया से। नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम, मामलात को बैठ के तय किया जाए और टेबल पे बैठ के तय करें, और ये जगह जगह पर धरने, इससे शहरियों की जिंदगी जो है मुश्किल होगी। हुकूमती टीम जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयार है, तो जब भी आप मद्दिया देंगे तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे। जी लियाकत बलोच साहब, अतातार साहब ने फरमाया कि हाफिज नईमुर रहमान साहब उनके लिए बहुत काबिले इज्जत हैं, एहतराम है उनका करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंतजामिया के साथ आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ है कि लियाकत बाग के अंदर रहें, तो उस पर आपको अमल करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने की कि अगर जगह जगह पे आप धरने देंगे तो आवाम परेशान होगी, और फिर उन्होंने बाकायदा कमेटी बना दी है और ऑफर कर दी है कि जब आप हमें बुलाएंगे हम बैठकर बात करेंगे आपसे। क्या कहते हैं लियाकत बलोच साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो एक रवायती फिक्रे हैं हुकूमतों के कि भाई अवाम तंग है, अवाम परेशान है। भाई अवाम का तो आप कचूमर निकाल रहे हैं, अवाम से जीने का हक छीन रहे हैं, अवाम की खुशियां छीन रहे हैं, लोगों के लिए जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया है। बिजली के बिल जो है उन पर बम बन के गिरते हैं, लोगों के लिए यूटिलिटी बिल अदा करना नामुमकिन हो गया है, पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, मईशत का पहिया जाम है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये न जाने कहाँ की बातें करते हैं, इनको अवाम के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं कि गरीब पिस गया और सफेद पोश तबका जो है कि वो बिल्कुल जिंदा दरगोर कर दिया गया है। हमने बिलाशुबा उन्होंने राब्ते किए, बातचीत हुई, और उन तक हम यही बात मुसलसल कहते आ रहे कि हम पुरअमन है, हम कोई पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम किसी का सर भी नहीं फोड़ेंगे, और हम किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन ये एहतजाज करना ये हमारा सियासी आईनी जमहूरी हक है, और हम अपने उसी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये जो रास्ते के कंटेनर थे, जब इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग थे, उनके सामने ये रुकावटें अमलन कोई हैसियत नहीं थी। इस वक्त हमने 26 नंबर पे भी एक बहुत बड़ा जलसा किया है, शक्करपड़ियाँ फ्लाईओवर के साथ भी बड़ा जलसा किया है, और इस वक्त हम लियाकत बाग की तरफ रवां दवां हैं, और लियाकत बाग में पहुंचकर ही तमाम ये कारवां इकट्ठे होंगे और उसके बाद अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। हमारा जो साहब, हमारी अपनी रिपोर्टर से बात हो रही थी जो शक्करपड़ियां फ्लाईओवर पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पे थे उनको वहीं पे रहने के लिए कहा गया, उनको लियाकत बाग नहीं लेके गए। तो अब आप लोगों का यही प्लान है, प्लान बी का? नहीं, देखें, मैं शक्करपड़ियां के इसी फ्लाईओवर से अब पूरे कारवां को लेके लियाकत बाग की तरफ जा रहे हैं। सही, तो इसका मतलब है कि बात अपनी जगह बजा, लेकिन ये है कि भी इस्लामाबाद में ठहरे हैं, और हमने ये धरना इसलिए देना है कि अवाम के मसाइल हल हो जाएं। इंशाअल्लाह हम पुरअमन रहेंगे, धरना देंगे, और हमारा मौक़िफ़ है कि ये IPPs का जुल्म अब खत्म होना चाहिए, ये लूट मार के दरवाजे बंद होने चाहिए, और ये हुक्मरान जमातें हैं कि जिनके अंदर IPPs के तमाम मालकान मौजूद हैं। IMF के लिए आपके पास हम इसलिए गए कि हम डिफॉल्ट से बच जाएं। IMF की जो बदतरीन शराइत हैं
ये डिफॉल्ट से भी बदतरीन है, बदतर हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा किसी हुकूमत को उलटना, किसी को पलटना या किसी की फेवर में नहीं है, ये अवाम के हकूक के लिए है, अवाम के मसाइल के लिए है। लियाकत बलोच साहब, अवाम को हम रिलीफ दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया लियाकत बलोच साहब। मेरे साथ अली गौहर बलोच मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अली गौहर बलोच साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी और जब मैं पहले के मुकाबले में बलोच को कहां से ले आए हैं? बलोच के मुकाबले में बलोच ही आते हैं जी, बाकी हमारी क्या मजाल है, कोई आ जाए। अली गौहर जनाब, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खैरियत से जी? जी अल्लाह का। अली गौहर बलोच साहब, जो पहले हिस्से में आपने प्रोग्राम में बात की उस वक्त लियाकत बलोच साहब हमारे साथ नहीं थे। अभी उन्होंने उसी तरफ इशारा किया कि IMF की जो शराइत हैं वो शायद डिफॉल्ट से ज्यादा संगीन है, जिसकी वजह से पूरी आवाम परेशान है, मुल्क परेशान है। और पहले भी मैंने आपको कहा, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी यही कहा कि हम अपनी जात के लिए नहीं, आवाम के लिए निकले हैं। लियाकत बलोच साहब ने भी यही बात की। अब वाज़े तौर पर उनका यह कहना है कि डिमांड्स पूरी हुए बगैर वो वापस नहीं जाएंगे। तो अब सूरत हाल तो बहुत संगीन है। और अगर लियाकत बलोच साहब को मैं थोड़ा सा याद करा दूं, 90 की दहाई में जमात इस्लामी जब भी निकली है तो जब जलसा कर रहे होते थे या जुलूस होता था उस दिन या उसके चंद दिनों बाद कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता था। तो अब पता नहीं, अल्लाह रहम करे। तो अली गौहर बलोच साहब, ये कोई ना कोई नतीजा नहीं लेकर जाते। देखे ना, ये तो बात है कि भी हुक्मरान अपनी जिद छोड़ें, लोगों के दुख दर्द का एहसास करें और लोगों के अवाम के मसाइल हल करें। अब अगर हुकूमत ने जो है कि भाई वज़रा की कमेटी बनाई है, मुझे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का भी फोन आया, उन्होंने भी यही बात की। तो अगर कोई कमेटी बनाई है, कोई बातचीत करना चाहती है, तो हमने तो बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। हम तो पूरे कौमी सियासी मंजर में, इस बहरानों में मुसलसल इसी बात की तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि भी क़यादत मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल से कभी भी इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल लियाकत बलोच साहब, मैं चाहूंगा कि अली गौहर बलोच साहब का भी मौक़िफ़ सुन लें। जरूर बात करेंगे और अपनी बात भी सुनाएंगे। सही, अली गौहर बलोच साहब का भी मौक़िफ़ सुन लें, फिर उसके बाद नईम हैदर साहब की तरफ। बिस्मिल्लाह। नईम हैदर साहब हमारे साथ, नईम हैदर पंजोता साहब PTI के सीनियर रहनुमा है, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये भी क्यों शामिल नहीं हुए। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी लियाकत बलोच साहब की, हुन बलोच ही बलोच नूं जवाब दे देवे ते चंगा, मतलब और खरा जवाब नहीं, मतलब जवाब बाकायदा सवाल का जवाब नहीं। देखे, मेरा लियाकत बलोच साहब मेरे बड़े भाई हैं और मोहसिन हैं, और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैंने जिंदगी में आपके ज़मीर साहब शायद इल्म में ना हो, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है और मैंने इनके ज़ेरे साया तरबियत हासिल की है अपने कॉलेज के टाइम की। तो मैं ये तो नहीं समझता कि मैं इनसे ज़्यादा दाना हूँ या मैं इनसे ज़्यादा वो मतलब है, हम तो इनके सामने तिफले मकतब की हैसियत है हमारी। लेकिन देखें, इस वक्त जाहिर है मैं PMLN में हूँ और हुकूमत में हमारी पार्टी, और उस हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, बलोच साहब ने सही कहा है, लेकिन असल मसला ये है कि हमने जमात इस्लामी को पुरअमन एहतजाज के लिए कतई तौर पर मना नहीं किया। जाहिर है एक हुकूमत की हैसियत से पंजाब में भी हुकूमत है, मरकज में भी है, और जिस तरह से कि बलोच साहब भी बता रहे थे कि वजीर दाखिला का भी फोन आया, अता तारड़ साहब की भी बात सुनाई। मेरा ख्याल है कि बातचीत यही चल रही है कि जगह का तयन हो जाए, जगह जगह धरनों की बजाय किसी एक जगह के ऊपर पुरअमन एहतजाज हो। अब जहाँ तक IMF का और दीगर चीज़ों का लियाकत बलोच साहब बता रहे, बात इनकी बिल्कुल बजा है, लेकिन जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको वो जलाएगी और तमाम मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। ये मुआहदे इस हुकूमत के किए हुए भी नहीं है, साबका अदवार की हुकूमतों के किए हुए हैं। एक वो वक्त था जिसकी हम बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि आप 13 से 18 का जिक्र कर देते हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का। वो हमें जिक्र करना पड़ता है, और वो इसलिए करना पड़ता है कि हमने IMF को भी उस टाइम में खुदा कहा था हम, लेकिन उसकी हमने सजा भुगती। उस वक्त हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था। फिर अभी पंचोता साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने भी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि हम पुरअमन एहतजाज करें थे, फिर आप रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई गई,
इस्लामाबाद के अमन को खराब किया गया, ये वो तमाम हकायक है जो मतलब है कि जिनसे इनकार तो कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। लिहाजा अगर और खास तौर पर मैं लियाकत बलोच साहब की खिदमत में याद करूंगा, जब लोगों का बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो बाद औकात वो फिर कंट्रोल में भी नहीं रहता। सही, बिल्कुल सही। इंतजामिया के कंट्रोल में भी नहीं रहता वो मॉब। लिहाजा इन तमाम एग्जैक्टली मॉब की अपनी एक मेंटेलिटी होती है। बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल सही। अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल अली गौर बलोच साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करता हूं। नईम हैदर पंजोता साहब, मुझे एक बात बताएं कि अभी जो अली गौर बलोच साहब ने भी बात की कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। आप कह रहे हैं कि आप लोग भी बस अगर परमिशन मिले ना मिले आप लोगों ने भी आके करना है 5 अगस्त को, तो फिर ये हालात ठीक कैसे होंगे? देखिए, सियासी इस्तेहकाम कैसे होगा और कैसे एक हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकेगी? उस वक्त होगा जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी। अब हमने तो रिजेक्ट कर दिया और हम यही कहते हैं जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है उसको आने दें और वही फैसले कर सकती है, वही डिसीजन ले सकती है। अगर कहीं महंगाई का भी मामला जाता है तो वो बैक पे आवाम खड़ी होगी। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एक तो उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, अब आप आके ऊपर बैठ गए और अब ऐसे फैसले कर रहे हैं और ऐसे पॉलिसियां हैं आपकी और इस तरह से मुल्क को चला रहे हैं कि लोग जो हैं इस वक्त खुदकशियों के ऊपर आ गए हैं। लोग मर रहे हैं भूख से। बिल तो दूर की बात, बच्चों की फीस नहीं अदा की जा रही। 20,000 से मुझे बताएं कि 20,000 या 25,000 रुपए बंदे की एक तनख्वाह हो या वो मजदूरी दिहाड़ी लगाता हो तो वो कैसे बिल अदा करेगा? बच्चे की फीस कैसे देगा? खाना कैसे खाएगा? वो ट्रैवल कैसे करेगा? मेडिसिन कैसे लेगा? वो कहते हैं तो ये सारे आप लोगों ने करके गए हैं, आप लोगों की करनी जो है अब भरनी पड़ रही है। देखिए, हम तो नहीं तीन दफा इख्तियार में रहे। 3 दफा इख्तियार में कौन रहा? और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर स्टेटमेंट आप चला कर देख लें तो वो कहते थे कि हमें 6 महीने दे दिए जाए। आपने 16 महीने पहले लिया, फिर आपने इंटरम सेटअप के अंदर भी आप रहे, फिर अब भी आपको कितना टाइम हो गया? तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज आई है। अब भी हम हर महीने का 10 अरब रुपए वो हम दे रहे हैं कि जो बिजली पैदा नहीं होती उसकी मद में दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर ही आए हैं, आवाम के लिए आए हैं। जमात इस्लामी ठीक है, आईटीपीज का एक उठाया था, उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि रीनेगोशिएट करें, इनके साथ करें, क्यों नहीं हुआ? देखें, आप देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यूनिट कितना था? 15 रुपए या 17 रुपए पे था और अब कितना है? अब 85 पे है। लेकिन और ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर भी आप देख लें, नहीं, कैपेसिटी पेमेंट्स तो बढ़ती जा रही थी ना, जिसकी वजह से अब इतने देखिए महंगाई तो ये नहीं थी, आपकी मैशत तो ये नहीं थी, आपकी जो है वो पेट्रोल की तो ये नहीं थी, इसलिए नेगोशिएट नहीं किया। देखें, नेगोशिएट की जरूरत है और अगर उस वक्त नहीं किया गया तो करना चाहिए था। हम इस चीज को नहीं डिफेंड करेंगे, लेकिन जो आज है वो आवाम का सोचें। ये ना सोचें कि आप डाका डाल के बैठे हैं तो आप अपनी जेबें बनाएं, अपनी मिलें बनाएं या अपनी सिर्फ इंटरेस्ट हो, ये ना करें। अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं जमात इस्लामी, ये जब तक इनके बातचीत नहीं चलती, यकीन नहीं, आप लोग इनके साथ शामिल होंगे नहीं होंगे? देखिए, एज एन इंडिविजुअल आवाम के तौर पर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि बैनर के नीचे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि पार्टी की जो है इनके साथ क्या बातचीत होती है, किस लेवल के ऊपर बातचीत होती है। एक तो हो गया कि आप सिर्फ एक महंगाई के लिए या रूल ऑफ लॉ के ऊपर आप मुतहद हों। अगर दूसरी तरफ से डेफिनेटली डिमांड्स आएंगी कि हमारे साथ इन शराइत के ऊपर ये किया जाए, ये किया जाए, या कोई शर्त रखता है जी कि आप उधर हुकूमत हटाएं, ये इधर हुकूमत हटाएं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इस एजेंडे के ऊपर जरूर इनके साथ हैं कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया जो एहतजाज ये कर रहे हैं, जिसके अंदर जो इनका काज है हम उस काज को सपोर्ट करते हैं। सही, बिल्कुल। अली गौर बलोच साहब, आपने भी बात सुनी नईम हैदर पंजोता की, जरा क्विकली मुझे बताएं कि अब आपने लियाकत बलोच साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो टीम बनाई है उसको क्या मैंडेट क्या देंगे कि जाके इन चीजों पे नेगोशिएट करें कि जी इतना टाइम फ्रेम देंगे या क्या करेंगे? देखिए, मैं पंजोता साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने अभी बिजली के यूनिट के रेट का जिक्र किया है, तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि जब आप लोगों ने हुकूमत ली थी तो उससे पहले तो 5-5.5 रुपए पर बिजली का यूनिट था, उसको 25-30 रुपए तक किसने पहुंचाया था? IMF से जो कर्जे दिए थे सबसे बड़े, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो किस जमात ने लिए थे और किस हुकूमत ने लिए थे? फिर जाती दफा उन मुआहदों को किस तरह से सोपटाज करके गए? फिर किस तरह से IMF को अब खतूत लिखते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें? आप तो हर वो कदम उठाती है आपकी पार्टी कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ होता है। सही। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर आप जाके बैनुल अक़वामी लेवल पे बात करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप PMLN के खिलाफ तो बात नहीं करते।
आपकी सियासी पार्टी के खिलाफ तो बात नहीं करते। अभी फिलहाल आपके सामने बड़ी ऑपोजिशन जमाते इस्लामी है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये मतलब शाज़ो नाज़िल ही निकलते हैं, और फिर जब निकलते हैं तो बड़े जोर से निकलते हैं। मैं चाहूंगा लियाकत बलोच साहब मुझे इस पर बताएं कि ये बात अटल है कि जो मुतालबे हैं ये पूरे होंगे तो धरना खत्म होगा, वापस जाएंगे, या फिर अगर हुकूमत की तरफ से कोई एश्योरेंसेस आती हैं कि इतना टाइम फ्रेम, वो जिस तरह हमेशा होता है, जिस तरह आपने पहले कहा कि ये रवायती बातें होती हैं हुकूमत की तरफ से, या उनको मानकर फिर वापस जाएंगे? देखिए, मसला ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास एक आईनी जमहूरी हक यही होता है कि अवाम के जज्बात की तर्जमानी करे। सही, जाहिर है पार्लियामेंट एक नुमाइंदा अदारा होता है और कौमी बजट बनाना, उसकी मंजूरी देना कौमी असम्बली की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर लोगों को ये यकीन हो जाए कि भी हुक्मरानों के पास कोई ऐसा विजन और कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि जिससे ये जो उलझा हुआ एक सियासी पूरा माशी और इक्तिसादी निज़ाम है इसकी इस्लाह हो सके, इसीलिए ये मक्की पे मक्की मारी जाती है। अदादो शुमार के गोरख धंधे से कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बिल आखिर ये है कि अवाम पर ही मुसलसल बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें कि भी पाकिस्तान में लोग तो ये चाहते हैं कि ये जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, इंतज़ामी अखराजात हैं, इनको कम किया जाए। उन्हें कम करने के बजाय और बढ़ा दिया गया है, और मराहतें दे दी गई हैं। बाकी लोगों पे तो टैक्स पे टैक्स जो है कि वो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन एक खास तबका है कि जिनको ये रियायतें दी गई हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखें, हमारा ये हक है कि भी हम अवाम के जज्बात की तर्जमानी करें। हम अवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, हम अवाम पर ये जो बिजली के बम गिरते हैं उससे उनको निजात दिलाना चाहते हैं। और हुक्मरानों के साथ अगर उन्होंने कमेटी बनाई है, हमें नहीं मालूम कि उस कमेटी के कौन मेंबरान हैं और वो क्या बातचीत करना चाहते हैं, वो राब्ता करेंगे, हम खैर मकदम करेंगे। हम तो पॉलिटिकल डायलॉग के हमेशा कायल रहे हैं, और आवाम को अगर डायलॉग की सूरत में कोई रिलीफ मिल सकता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे धरने का अवली मकसद यही है। और हुक्मरान अगर ये चाहते हैं कि भाई ये मामला जल्दी हल हो जाए तो वो आवाम को रिलीफ दें, बुनियादी इकदामात करें। महज आप देखें कि वजीर आजम या बाकी वज़राए आला जितने भी कोई ऐलानात कर रहे हैं उसका रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा, वो लियाकत बलोच साहब क्या एतमाद, और अवाम को कुछ हासिल नहीं हो रहा। लियाकत बलोच साहब क्या एतमाद की फिजा इतनी है कि जो वो कहेंगे आप उनकी बात मान लेंगे? अगर वो कहते हैं कि जी हम अगले 10 दिन या 15 दिन या महीने के अंदर जो है हम ये रीनेगोशिएट करेंगे, बिजली के बिल कम करेंगे, टैक्सों में, तो आप लोग इन फर्स्ट फेज मान लेंगे और फिर वापस? मैं इस पर कोई पेश की बात तो नहीं कर सकता जब तक कोई बात ना हो, कोई हमारे सामने उसकी तफसील ना आए, उसके मुख्तलिफ पहलू ना आए। हम उससे पहले ना रद्द कर सकते हैं ना उस पर कमेंट दे सकते हैं। सही। हम तो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं, अवाम के दुख दर्द को पेश कर रहे हैं, और हम बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ये हमारी पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारा पार्टी एजेंडा नहीं है, ये हाफिज नईमुर रहमान का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम बिल बुला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हजूम बेहंगम हो जाए, हजूम जो है कि बेसिमत हो जाए, बेक़ियादत हो जाए, तो उसके बाद अंजाम जो है कि ना जमहूरियत के लिए ठीक होता है ना हुकूमतों के लिए ठीक होता है। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है। लियाकत बलोच साहब, 90 की दहाइयों में आपने 2 हुकूमतों के खिलाफ जलसे जुलूस और बाहर निकले, और फिर कुछ दिनों बाद वो नहीं रही। तो अब मुझे अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जो याद पड़ रहा है, आप पारा चौक से हमें आपने भगाया था और हमें आप पार्लियामेंट तक ले गए थे पीछे भागते भागते। तो आप भी आ जाए ना, अभी आपको कोई रुकावट तो नहीं है ना? नहीं, फिर क्या मजीद भगाना है आपने? नहीं इंशाल्लाह। हम देखें ना, हम तो इश्यूज पर आते हैं। बाकी अगर हुक्मरान जिद कर जाएं, वो नविश्ता दीवार न पढ़ें, वो लोगों के मिजाज को न समझें, हालात और वक्त के नबज को न समझें, और जब हुक्मरान जिद कर जाते हैं वो समझते हैं कि बस वो अब अकल के आखिरी चोटी पर वही मौजूद हैं और किसी और को बात करने का हक नहीं है, और पार्लियामेंट और असेंबली में भी एक धींगा मुश्ती चलती रहे तो और आवाम जो है कि बिल्कुल देखते रह जाएं, तो फिर इसके अलावा सड़कों पे चौराहों पर आने के सिवा क्या रास्ता है? बिल्कुल क्या रास्ता रह जाता है। अली गौर बलोच साहब,
अली गौर बलोच साहब, मुख्तसरन जवाब दीजिए। बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई ठोस चीज सामने आएगी तो फाबेहा। देखिए, बात यह है, बलोच साहब ने जो बात की है कि उनके कोई अदायम, कोई वो हुकूमत को गिराने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे महंगाई के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि हमारा और बलोच साहब का एजेंडा सेम है। ज़ाहिर तरीक़ेकार का फ़र्क है। वो इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत में नहीं है, ज़ाहिर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके पुरअमन प्रोटेस्ट करने पर हमें एज आ गवर्नमेंट कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तरीक़ेकार ऐसा बनाया जाए कि जिससे अवाम की ज़िंदगी वहाँ की उन शहरों में जहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुतासर ना हो। और उससे पहले जिस तरह से कि अता तारड़ साहब ने कहा कि इन्होंने पहले सिर्फ रावलपिंडी के हद तक बात की थी, इस्लामाबाद की बात नहीं की थी। इस्लामाबाद के लिए खुद बलोच साहब बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला के साथ इनका फोन पे रब्ता हुआ है, तो उसका भी बैठकर गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कहा कि जब ये कहे हम बैठने के लिए तैयार हैं और उसका कोई तरीक़ेकार और उसका कोई तरीक़ाकार निकलना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया अली गौर बलोच साहब। इस वक्त दो जद्दोजहद चल रही है, एक हुकूमत की तरफ से आवाम की परेशानियां दूर करने के लिए और दूसरी जमात इस्लामी की तरफ से कि वह आवाम के लिए रिलीफ लेकर जाएं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। जरा मुआशी सूरत हाल का जायजा लेंगे जिसके हवाले से आज ये धरना चल रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, आईपीपीज़ की डिमांड, जो आईपीपीज़ के हवाले से डिमांड है जमात इस्लामी के इनको फ़ौरन बंद करना होगा, वो शायद इतना आसान नहीं है क्योंकि सॉवरेन गारंटीज़ दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। और आपको मालूम है पहले भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केसेस जाते हैं उसमें फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और फिर वहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला चले जाते हैं। तो इससे सूरत हाल से बेहतर तरीका यही है, बंद करने के बजाय आपने जो कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है या आप जो नाजायज कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं उस हवाले से नेगोशिएट किया जाए आईपीपीज़ के साथ ताकि आवाम को किसी तरह रिलीफ मिल सके। यकीनन एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स में पे किया जाता है और फिर अल्टीमेटली जो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा करता है जिसकी वजह से आपको बिजली के नरखों में बाकायदा इजाफा करना पड़ता है। फिर यकीनन जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है और फर्नेस ऑयल के ऊपर जितने प्लांट्स चलते हैं तो वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगर इजाफा हो रहा है तो उसमें इजाफा भी महीने बाद दिया जाता है या पिछले महीने जो इंक्रीज होती है उसका अगले महीने में जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिलों में डाला जाता है। अब ये सारी सूरत हाल तो मौजूद है। अब पाकिस्तान ने तकरीबन ये फिस्कल ईयर 24-25 में 20 अरब डॉलर से जायद के कर्जे वापस करने हैं और आज ज़राए के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया शायद कोई जो आपका डेट है तकरीबन उसमें से 9 अरब डॉलर जो है रोल ओवर के लिए वो तैयार हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस सारी सूरत हाल पर मैं अब सवाल नहीं करूंगा, मुझे क्विक, क्योंकि हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। अब क्या हालात लग रहे हैं चाइना सऊदी अरेबिया के साथ? एक खबर आई है कि 9 अरब डॉलर शायद वो रोल ओवर कर देंगे, लेकिन जो ऑयल की जो फैसिलिटी थी, क्रेडिट फैसिलिटी, उसमें एक्सटेंशन नहीं। ज़मीर, शुक्रिया। देखिए, इस वक्त एक कनंड्रम में फंसे अवाम जो है वो बिल्कुल राइटली मुश्किलात का शिकार है। हुक्मरान पार्टी को भी, जमात को भी इसका एहसास है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका जो सलूशन है वो इस वक्त धरनों या एहतजाज में नहीं है। अगर हमें चाइना से कुछ चाहिए तो चाइना के साथ आपको हमेशा बैक चैनल डिप्लोमेसी करना पड़ती है। चाइना का सिर्फ सीपेक नहीं चल रहा, उनका 100 मुल्कों में BRI चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अगर वो किसी एक मुल्क को फेवर देते हैं तो उनको बाकी तमाम ममालिक को उसी तरह की फेवर देना पड़ती है। तो वो अगर किसी को फेवर भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो बड़ा
छुप छुपा के खामोशी से करते हैं। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट्स है, अब अगर ये फॉल्टी हैं तो जाहिर है उनकी जो है जवाबदेही वो तो होना जरूरी है, लेकिन सॉवरेन गारंटीज हैं इन एग्रीमेंट के पीछे। अगर हम ये समझें कि रातों रात इन एग्रीमेंट्स को कैंसिल किया जा सकता है तो अगेन इसका नतीजा ये होगा कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या जहां जहां पे जिन कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में थर्ड कंट्रीज में इन इन्वेस्टर ने कर रखा है, भले वो लोकल इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, वहां पे जाके हमें हजीमत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस सारे मसले को जोश से नहीं बल्कि होश से हल करने की जरूरत है। और हुकूमत जो है उसको बजाय इसके कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करे, वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार कर रही है। इस वक्त मिल बैठ के एक टेबल पे ला के बातचीत करने की जरूरत होगी हमें इस इशू से कलेक्टिवली निकलने की। अब अगर आज का जो इशू है मैं इसको देखूं, परसों सेक्रेटरी जनरल जो है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की, वो पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पे आ रही है। अब हम अगर ये कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो है कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल किसी वजह से अपना प्रोग्राम वो मौखर कर देती हैं, तो आप खुद सोचे कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पे हजीमत का इसका सामना करना पड़ रहा होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इन हैसुल कौम और एक मुल्क के तौर पे किस सिमत में जा रहे हैं। ना तो इस वक्त हुकूमत जो है वो इस जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर, उसको टेम या उसको लो डाउन करने की कोशिश कर रही है, ना इस वक्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ में जो जमातें हैं वो इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करनी चाह रही हैं। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि ये अवाम के सेंटीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं? क्योंकि यकीनन अवाम परेशान है तो उनको एक अच्छा व्हेन आयरन इज हॉट स्ट्राइक, तो उसको इसलिए कर रहे हैं ये। देखिए वो तो जाहिर है कि अपोजिशन का काम है, लेकिन इस वक्त हुकूमत को ये देखना है कि वो कैसे इस वक्त टेबल पे बिठा सके या कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जा सके। यानी मैं बिल्कुल इस बात पे जो है वो एंडोर्स करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ कि इन एग्रीमेंट्स को रिवाइज होना चाहिए, इनको रिव्यू होना चाहिए, डॉलर डिनोमिनेशन जो थी उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन जब मुझे भी पता है और सबको पता है कि ये सॉवरेन गारंटीज है इनके पीछे, तो फिर उन सॉवरेन गारंटीज की वजह से आप इसको सिर्फ अफाम और तफहीम से नेगोशिएट कर सकते हैं। जाहिर है डॉक्टर साहब, ये चाइना और सऊदी अरेबिया से जो रोल ओवर की $9 अरब की रोल ओवर, तो हाउ मच दिस वुड क्रिएट स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी? ये एक हमारा वो फिल इन द ब्लैंक टिक मार्क था जो करना था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस पेश करने के लिए IMF के एग्रीमेंट के लिए, तो उन्होंने मांगी थी हमसे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की श्योरिटीज है। तो अगर ये फाइनल हो जाती हैं तो जाहिर है कि आप 1 इंच मजीद करीब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में IMF में अपना प्रोग्राम $7 बिलियन का उसकी अप्रूवल लेने में। एंड पैरेलल टू दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? मतलब ऑफ कोर्स रोल ओवर जब हो जाता है $9 अरब का तो वो इमीडिएट प्रेशर। इसका मतलब यही है कि आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम रहता है। जितना इसमें ताखीर होगी IMF के प्रोग्राम में, उतना रुपए पे दबाव होना शुरू हो जाएगा। जितनी आपको अनसर्टेनिटी होगी अपनी एक्सटर्नल बायलैटरल पार्टनर्स से इन रोल ओवर्स के लेने में, उतना आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये रोल ओवर आ जाने से और IMF का प्रोग्राम आ जाने से एक तो पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो इम्प्रूव होती है, दूसरा पाकिस्तान की जो रुपया है उसके जो एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से वो इसमें जारी रहेगी कि रुपया जो है उसमें खुदा का सख्त वॉलेटिलिटी आने का इम्कान कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्विकली लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ इशू ऑफ गवर्नेंस और इट्स अ पॉलिसी इशू जहां पे डिलीवरेंस नहीं हो पा रही? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम बोथ साइड्स ऑफ द कैंप जो है ट्रायरी बेंचेस भी और अपोजिशन बेंचेस भी वो शायद अपनी अपनी ईगो के हसार में कहीं पे खो गए हैं। गवर्नेंस और डिलीवरी तभी आएगी ना जब आपके पास एक नेशनल एजेंडा जो है वो, और वो नेशनल एजेंडा ये है, यानी मैं इस वक्त किसी भी जमात को हुकूमत दे दें, क्या वो IMF का प्रोग्राम जो है उसके लिए नागुज़ीर नहीं होगा? क्या उस IMF के प्रोग्राम को करने के लिए ये तमाम शराइत पूरी करना जो है वो नागुज़ीर नहीं होगा? और अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन है
तो उसको ले आए, अगर नहीं है तो फिर इस पे जो है बाकी चीज़ों पे आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखें, लेकिन कम से कम इकोनॉमी पे हमें एक मुश्तरका सोच अपनाने की जरूरत है। और ये वो पैगाम है जो मैं 2020-2021 में मौजूदा हुकूमत को दिया करता था जब वो अपोजिशन में थे, और यही पैगाम है जो मैं आज की अपोजिशन को दे रहा हूँ कि ये किसी को भी दे दे हुकूमत, आपके पास रोड मैप तो इकोनॉमी के लिए यही है जिसपे कि इस वक्त अमल पैरा हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आपके वक्त का आपसे हमेशा हम रहनुमाई हासिल करते रहते हैं माशी मामलात पर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।